जय श्री कृष्णा। आज आपके सामने मैं आया हूँ क्वांट्स की तैयारी कैसे करें। बैंकिंग एग्जाम्स में जो सबसे ज़्यादा डर लगता है बच्चों को वो मैथ से लगता है। बैंकिंग ही क्यों, जीवन का चाहे वो पढ़ाई वाला दौर रहा हो या कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन का दौर रहा हो, बच्चे हमेशा मैथ से घबराते हैं। ऐसे में ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की, एक सही दिशा निर्देश की, जिससे कि बच्चों को आसानी से क्वांट्स का ये जो भूत है उसको सिर से उतारने में मदद मिले। इसी उद्देश्य से मैं आज का ये वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई बच्चा, आपका कोई जानने वाला बैंकिंग को अपना कैरियर बनाकर तैयारी स्टार्ट कर रहा है या पहले से कर रहा है, उन सब के लिए ये वीडियो बड़ा ही लाभकारी होगा। जब भी हम किसी चीज़ की तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में आता क्या है। इसका मतलब है मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ सिलेबस की तरफ। तैयारी नोटिफिकेशन से नहीं शुरू होती। नोटिफिकेशन आने से पहले तो आपकी तैयारी अपने अंतिम दौर में होती है। तैयारी शुरू होती है सही डायरेक्शन में, रोज डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ने से। और उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है सिलेबस को जानना। अगर आप सिलेबस ही नहीं जानते तो फिर आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सबसे पहले एक डायरी में अच्छी तरह से लिखिए कि क्या सिलेबस है। सारे बैंकिंग एग्जाम्स का, इंश्योरेंस एग्जाम्स का एक जैसा सिलेबस होता है। अगर आप क्वांट्स का एक 400 पेज का रजिस्टर बना लें और उसके पहले 3-4 पेजेस में टॉपिक वाइज क्लियर कट लिख दें कि किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आते हैं, तो आपके दिमाग में जब भी आप वो अपनी मैथ्स की कॉपी, वो क्वांट्स की कॉपी खोलेंगे तो सबसे पहले आपका ध्यान सिलेबस पे जाएगा। और आपको ये भी याद आएगा कि किस में मैं कमज़ोर हूँ, किस में मैं मजबूत हूँ, किस में मुझे मेहनत करनी है, किस में मुझे फोकस करना है। अगर कैमरामैन का फोकस सही होता है ना तो फोटो बड़ी अच्छी आती है। अगर आपका फोकस भी सही होगा तो निश्चित रूप से मैथ्स में, क्वांट्स में आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो सिलेबस को बड़ी गंभीरता से लें, रोज एक बार सिलेबस को पढ़ें। उससे आपको आगे की राह आसान नजर आएगी। एक बार जब सिलेबस में आपकी पकड़ हो जाए, क्या क्या आने वाला है आप ये जान जाएं, तो अगला स्टेप आता है कि आखिर इस सिलेबस में, इस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन आते होंगे। अर्थात मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। पिछले साल के पेपर में क्या आया था। मैं बैंकिंग की एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, इंश्योरेंस के एग्जाम दूंगा, पीओ का एग्जाम दूंगा, क्लर्क का एग्जाम दूंगा। पिछले साल भी तो एग्जाम हुए थे, उससे पिछले साल भी तो एग्जाम हुए थे। तो क्या पूछा गया था? जो पूछा गया था हो सकता है कि इस बार थोड़ा स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा, लेकिन पूछा तो कुछ वैसा ही जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब ये मिलेंगे कहां से? तो भैया आपको कुछ खरीदने की तो जरूरत नहीं है। यूट्यूब एक बहुत बढ़िया पढ़ाई का एक साधन है। आप यूट्यूब में जाइए, आप डालिए SBI PO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वांट्स। आपको हर्षल अग्रवाल सर के, आशीष अरोड़ा सर के, आपको मोहंती सर के प्रीलिम्स के और मेंस के सब क्वेश्चन पेपर्स दिखाई देंगे। वो सॉल्व कराते हैं। जब आप अपनी नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, अभी स्टार्ट ही किया है, तो मेंस का पेपर मत देखने लग जाना, नहीं तो डर लग जाएगा। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप प्रीलिम्स लेवल के देखिए। वहां से आपको पता चलेगा कि अरे इसमें से बहुत कुछ तो मुझे आता था। अगर आप RRB का क्वांट्स का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा इसमें तो मुझे सब कुछ आता था, इतना आसान पेपर। तो भाई बात तो ये है कि आसान तो है, लेकिन उसको 20 मिनट में करना है। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं। SBI IBPS के एग्जाम में और RRB के एग्जाम में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। तो यहां पे ज्यादा खेल जो है वो स्पीड का है, एक्यूरेसी का है। आपका नॉलेज भी काम आता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत हाई फाई लेवल का नहीं होता है। और इसलिए
आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वीडियो देखें तो आपका ध्यान दो बातों में होना चाहिए। पहला कि क्वेश्चन किस लेवल का आता है, इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है, क्या मुझे इस टॉपिक को जीरो से पढ़ने की आवश्यकता है या जिस लेवल का क्वेश्चन आता है उस लेवल तक मैं पहले से जानता हूं। और दूसरा कि जो टीचर इसको सॉल्व करा रहा है उसका अप्रोच क्या है, क्या उसका अप्रोच मेरे जैसा ही है, क्या उसको भी उतना ही समय लग रहा है जितना मुझे लग रहा है। अगर मुझे ज्यादा समय लग रहा है तो मुझे उसके अप्रोच को फॉलो करने की जरूरत है। इस तरह जब आप पिछले 1-2 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्वांट्स के उन टीचर्स के साथ, उनके अप्रोचेस के साथ सॉल्व कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मेरी तैयारी शुरू हो सकती है, अब मुझे लगता है कि मैं इस बैंकिंग के एग्जाम को निकाल लूंगा। इस दौरान आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी पता चलेंगी कि इन टॉपिक्स में मुझे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। सबने 10th तक की पढ़ाई मैथ्स में की होगी, कुछ होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी मैथ, तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि उन्हें क्या क्या पढ़ना है और किस किस में केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को लिखिए, कॉपी में एक पेज में स्ट्रेंथ और वीकनेस 2 भाग कर दीजिए। स्ट्रेंथ को आपको और मजबूत करके चलना है और वीकनेस पे आपको ज्यादा काम करना है। अब जब आपको सिलेबस पता चल गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने देख लिए, तो अगली बात आती है कि मैथ्स में तो सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो कैलकुलेशन होता है। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसके लिए आपकी स्पीड तभी आएगी जब आपको टेबल आती हो। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने बचपन में रोज रात में सोते समय अपने मम्मी पापा को, अपने दादा दादी को टेबल सुनाई होंगी, उनको तो टेबल बहुत अच्छे से आती हैं। लेकिन जो बच्चे ऐसा नहीं करते, जिन्होंने रोज रोज किसी को टेबल नहीं सुनाई है, उनको टेबल भी नहीं आती है। तो सबसे पहले आपको डेली रूटीन में अपने टेबल को याद करना है। टेबल्स 30 तक की तो आपको आनी चाहिए। आपको स्क्वायर्स आने चाहिए नंबर्स के, 50 तक के स्क्वायर्स आपको धीरे धीरे करके याद कर लेने। एक दिन में नहीं करना है, पहले 10 तक के एकदम फ्लो में आने चाहिए, फिर इसके बाद 20, फिर 30, फिर 40 और 50 तक धीरे धीरे आपकी फिंगर टिप्स में स्क्वायर्स होने चाहिए। 20 तक के क्यूब्स आपको याद करने हैं। आपको ए से लेकर जेड तक के जितने नंबर्स हैं, इन सबकी फॉरवर्ड और रिवर्स वैल्यूज भी रोज रोज पढ़ते हुए धीरे धीरे याद हो जाएंगी। अगर आप इन सबको रोज लिखते हैं अपनी कॉपी में तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1-2 महीने में सब अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन में कोई चीज आएगी आपको तुरंत क्लिक करेगी दिमाग में। बस आपको रोज करना है, डेली करना है और बिना किसी ब्रेक के करना है। इससे आपके कैलकुलेशन स्पीड में बहुत ज्यादा फर्क आपको दिखाई देगा। कोई ट्रिक नहीं काम आती एग्जाम में, जब वहां पे टाइम का प्रेशर आता है तो ट्रिक सब धरी की धरी रह जाती है। आप जो रोज करते हैं, जिस काम को आपने हजारों बार कर रखा है, बस वही वहां याद आता है, नहीं तो सब लौट के बेसिक्स में आ जाते हैं। कैलकुलेशन करके निकालने पड़ते हैं स्क्वायर्स, अगर आपकी रोज की प्रैक्टिस कैलकुलेशन के बिना सीधे आंसर लिखने की नहीं है। तो ये आपके डेली रूटीन में होना चाहिए कि पढ़ाई जब भी क्वांट की करने बैठूंगा तो एक बार सारे स्क्वायर्स लिख डालूंगा, 50 तक के नंबर के क्यूब्स लिख डालूंगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख डालूंगा, टेबल्स लिख डालूंगा। इसके बाद ही मैं क्वांट्स की पढ़ाई शुरू करूंगा। जब आप क्वांट के टॉपिक्स को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 10-15 नंबर की तो केवल स्पीड मैथ आती है, और ये स्पीड मैथ आपकी बस कैलकुलेशन से, स्क्वायर, क्यूब्स, टेबल से आराम से सॉल्व हो जाएगी। जब स्पीड मैथ आपकी अच्छी हो जाए तो अगला नंबर जो सबसे आसान टॉपिक होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। हम सब ने बचपन में पढ़ी होती हैं, इसलिए ज्यादा उसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। बस आशीष अरोड़ा सर कभी 100 क्वाड्रेटिक लेके आ जाते हैं, उनकी एक क्लास देख लीजिए, तरह तरह के क्वाड्रेटिक आपको वहां से मिल जाएंगे। आपको स्टार्टिंग में अपने किसी टीचर को चूज करके उसका सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। पहले आप YouTube के माध्यम से थोड़े दिन पढ़िए, देखिए कौन सा टीचर है जिससे मेरी ट्यूनिंग बढ़िया बनती है, जो समझाता है तो मुझे बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। टीचर्स सब अच्छे हैं, आपकी ट्यूनिंग किससे अच्छी बनती है, आपको किसका पढ़ाया समझ में आता है, और
सबसे इंपॉर्टेंट है क्या वो टीचर मेंस तक की पढ़ाई कराता है। 90% टीचर तो ऐसे हैं जो केवल प्रीलिम्स की पढ़ाई कराते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में व्यूज ज्यादा आते हैं, मेंस तो कम बच्चे देते हैं, इसलिए वो मेंस की पढ़ाई नहीं कराते हैं। ऐसे टीचर से आप मत पढ़िए, क्योंकि प्रीलिम्स हो जाएगा और मेंस में नंबर नहीं आएंगे तो आप फिर से जीरो में आ जाएंगे। तो टीचर्स हर्षल अग्रवाल सर पढ़ाते हैं, आशीष अरोड़ा सर पढ़ाते हैं, मोहंती सर पढ़ाते हैं, ये सब मेंस लेवल तक ले जाते हैं, क्लर्क से लेके पीओ तक की यात्रा आपको पूरी कराते हैं। और इनका यूट्यूब में इतना कंटेंट है, प्लेलिस्ट हैं कि आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरा कोर्स कवर कर लेंगे, आपको किसी सब्सक्रिप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप रोज 2 घंटे 3 घंटे भी क्वांट्स को दें तब भी आप इनके प्लेलिस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले प्लेलिस्ट के माध्यम से आप पढ़ाई शुरू करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जब प्रैक्टिस हो जाए तो फिर सीरीज में आ जाइए। सीरीज में आपकी मिसिंग सीरीज होती हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज होती हैं, इनके भी 100 के सेट आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएंगे, अप्रोचेस पता चलेंगे। कुछ पैटर्न्स फिक्स होते हैं कि स्क्वायर्स बढ़ रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन पे बढ़ रहा है, एडिशन पे बढ़ रहा है, मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन प्लस सब्ट्रैक्शन हो रहा है, स्क्वायर प्लस माइनस हो रहा है, स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस हो रहा है। आपको धीरे धीरे करते करते सब चीजें समझ में आ जाएंगी। जो आपको नया सीखने को मिले वो अपनी 400 पेजेस वाली जो रजिस्टर आपने बनाई है उसमें जरूर लिखिएगा, क्योंकि रिवीजन के समय आपको वो बिल्कुल हैंडी लगेगा। एक बार जब आपको सीरीज में कंट्रोल हो जाए तो इसके बाद फिर आप डीआई करिए। डाटा इंटरप्रिटेशन के 5, 10, 15 अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग नंबर्स के क्वेश्चंस रहते हैं। बड़ी आसानी से परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इनके बल पे ही वो सब सॉल्व हो जाते हैं। तो डीआई करने से पहले अगर आप एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना, रेशियो, प्रोपोर्शन निकालना, ये सब सीख लेंगे तो डीआई और आसान हो जाएगी। इसके बाद फिर अर्थमेटिक आता है, जिससे बच्चों को बड़ा डर लगता है। अर्थमेटिक में भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो बड़े आसान हैं, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, CISI है, टाइम वर्क है, स्पीड डिस्टेंस टाइम है, पार्टनरशिप है, एजेस हैं, प्रॉफिट लॉस है। इन सब के प्रीलिम्स में तो बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं। यहां तक कि अगर मैं कहूं कि 1 नंबर तो फ्री का परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी दे जाता है। बिना कुछ एक भी कलम चलाए, पेन को उठाए बिना भी आप उसका आंसर निकाल लेते हैं और 1 नंबर आपका फ्री में मिल जाता है। तो उसको भी आप नजरअंदाज मत करें। बोट एंड स्ट्रीम, मिक्सचर एलिगेशन, इन सब की प्रैक्टिस करते रहें। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, इन सब को धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस के द्वारा इन पे कंट्रोल स्थापित करें। अब बात आती है कि पहले सारा सिलेबस कंप्लीट किया जाए या साथ साथ में मॉक भी दिया जाए। तो इसमें अपने अनुभव के आधार में मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप केवल सिलेबस कंप्लीट करने का इंतजार करते रहेंगे तो आपकी यात्रा पूरी हो नहीं पाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम ही देना है। तो क्यों ना पहले दिन से एग्जाम दिया जाए। क्या होगा, नंबर कम आएंगे, स्पीड मैथ के क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे, डीआई 1-2 सॉल्व हो ही जाएंगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व हो ही जाएंगी, कुछ अर्थमेटिक के इजी टॉपिक्स के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो आप जो कर सकते हैं वो तो करिए। आज से ही अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप लगन मेहनत के साथ चाहते हैं कि इस साल जो फॉर्म निकलेंगे उनमें से किसी एक में तो मुझे सिलेक्शन लेके ही रहना है, तो आप नियम बना लीजिए कि अगले 2 महीने तक आप डेली एक प्रीलिम्स का मॉक जरूर देंगे। एक दिन SBI का दीजिए, एक दिन IBPS का दीजिए, एक दिन RRB का दीजिए, कोई भी मॉक दीजिए, इजी दीजिए, RBI का दीजिए, नाबार्ड का दीजिए, इंश्योरेंस वाले दीजिए, लेकिन एक मॉक तो डेली देना है आपको। और केवल मॉक देने से केवल 50% काम होगा। मॉक देने के बाद उसकी एनालिसिस उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप अपना मॉक कंप्लीट करने के बाद ही देख लीजिए कि कहां आपको ज्यादा समय लग रहा है, कौन से आपके वीक एरियाज हैं, किन क्वेश्चंस को आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं, और उसके आधार पे आप उस दिन की पूरी रणनीति बना लीजिए कि आज मुझे इसमें से एक टॉपिक को तो कंप्लीट ही कर देना है, आज एक टॉपिक में तो मुझे अपनी पकड़ बना ही लेनी है। और इसके लिए किसी के सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। जो भी टॉपिक आपको वीक लगे जिस दिन,
उस दिन उसका 1 शॉट वीडियो आप यूट्यूब में जाके, जो भी अच्छे टीचर्स हैं, मैं बार बार कहता हूं, हर्षल अग्रवाल सर, आशीष अरोड़ा सर, मोहंती सर, ये सब हीरे हैं, नायाब हीरे, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बढ़िया बन जाए, उसके साथ जुड़ जाइए और आप अपने मॉक की उस एनालिसिस को कंप्लीट करिए। जो वीक टॉपिक है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको भी नोट डाउन करिए, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में आपकी जो स्ट्रेंथ है उन क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व करेंगे और जिन पे आपकी पकड़ नहीं है उनको आप बाद के लिए छोड़ेंगे। इससे आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर क्वांट्स में स्कोर कर पाएंगे। अब बात आती है कि रिपीटर्स क्या करें। उनका तो सिलेबस कंप्लीट है, तो उनका पूरा ध्यान प्रीलिम्स में, मेंस में साथ साथ चलना चाहिए। डेली उनको प्रीलिम्स का मॉक देना है, उसकी एनालिसिस करनी है, और वीक में एक दिन उनको मेंस का मॉक देना है, उसकी एनालिसिस करनी है। इसके अलावा जो भी उनको जिस दिन की कमी दिखाई देती है उसको वो अपना ध्येय बना के उस दिन उस पर वर्कआउट करें। उनको पूरा सिलेबस बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये आता है कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, आरआरबी के केस में कंप्यूटर भी शामिल हो जाता है। तो ये सब कुछ पढ़ना है तो टाइम कितना दिया जाए? तो देखिए, 2 घंटे तो आपको मैथ को डेली देने हैं केवल मॉक और मॉक एनालिसिस के लिए, और जो भी आपका वीक टॉपिक हो कम से कम 1 से 1.5 घंटे आप उस टॉपिक के ऊपर अपना समय निकालेंगे। मैथ आपको अच्छे नंबर लाके देगा, कॉन्फिडेंस वाले नंबर लाके देगा, इसलिए आप कम से कम 3 घंटे अगर आप फ्रेशर हैं तो निकालें, और अगर आप रिपीटर हैं तो आप मॉक और उसकी एनालिसिस करके 2 घंटे तो कम से कम मैथ को, क्वांट्स को डेली दीजिए। अगली बात आती है एक्स सर्विसमैन के लिए, जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनके लिए, जिनके पास समय का बहुत अभाव है, उनको क्या करना चाहिए? अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने भी वो लाइफ जी है। अभी मेरे 2 महीने ही रिटायरमेंट के हुए हैं और मेरा एसबीआई में सिलेक्शन हो चुका है। इसका मतलब तैयारी तो मैंने पहले ही कर ली थी। जब मैं प्री रिलीज कोर्स के लिए गया था उस पीरियड का मैंने 10-12 घंटे रोज भरपूर लाभ उठाया और अपनी तैयारी को अंतिम यानी लक्ष्य तक पहुंचा दिया। आप सबसे भी मेरी यही गुजारिश रहेगी कि जब तक आप सर्विस कर रहे हैं 10 से 12 घंटे तो आपकी ड्यूटी रहेगी, लेकिन जो बाकी के 12 घंटे आपके पास बच रहे हैं उनमें से आप 7 घंटे सोने के दे दीजिए और 2-3 घंटे और अपने बाकी कामों के लिए दे दीजिए। लेकिन 2 घंटे आपको डेली निकालने हैं। 2 घंटे जब आप निकालेंगे तो आपको मॉक देना है। आप पूरा मॉक मत दीजिए, आप एक दिन क्वांट्स का दीजिए, एक दिन रीजनिंग का दीजिए, एक दिन इंग्लिश का दीजिए। सप्ताह में 6 दिन आप अगर ऐसा करेंगे तो 2 दिन आपके क्वांट्स के, 2 दिन रीजनिंग के, 2 दिन इंग्लिश के। इसके बाद जो 7वां दिन बचता है उस दिन आप एक पूरा मॉक दीजिए, क्योंकि वो संडे होगा, उस दिन आपको कुछ एक्स्ट्रा घंटे अपनी ड्यूटी से निकालने का मौका मिल जाएगा। इस तरह अगर आप 2 घंटे रोज टाइम निकालेंगे, सप्ताह में 2-2 दिन एक एक सब्जेक्ट को देंगे, तो धीरे धीरे आपकी तैयारी बढ़ती रहेगी। और जैसे ही आपको मौका मिले, आप छुट्टी पे जाएं तो वहां पे फिर आप 10-12 घंटे अपने आप को निकालें पढ़ाई के लिए। अगर घर में, परिवार में आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो लाइब्रेरी जाएं। अगर स्टेशन के अंदर हैं, आप लाइब्रेरी नहीं जा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो एकांतवास आपको निकालना पड़ेगा। अपने सर्विस क्वार्टर में ही एक कमरा ही क्यों ना आपको अपने लिए निकाल लेना पड़े, जहां पे कम से कम 2 घंटे आप किसी को आने ना दें, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। अगर आप कंसिस्टेंटली काम करेंगे, अगर आप डेली काम करेंगे, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ये आपसे वादा करता हूं, ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप भी जब सर्विस आपकी छूटेगी तो आपके पास भी एक बैंक की नौकरी होगी। आपका कोई ना कोई एग्जाम तो क्लियर हो चुका होगा। बैंकिंग की तैयारी में मैं भी आपके कुछ काम आ सकूं, आपकी इस यात्रा में एक सहयोगी बन सकूं, एक उत्प्रेरक बन सकूं, मेरा भी कुछ योगदान आपकी इस यात्रा में हो जाए, इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है। आप सबका मुझे बहुत प्यार मिलता रहता है, इसके लिए मैं आभारी हूं। आप सब ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जल्दी बैंकर बनेंगे, इन शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद,
जय श्री कृष्णा।